हेलो स्टूडेंट। आज जो कल आप लोग वीडियो देख चुके थे उसी के आगे से आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कल आपने पढ़ा था किसी भी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कल हम बता दें क्या पढ़े थे आप लोग। थोड़ा सा ध्यान दो कि एक आवेश है, एक आवेश क्यू था और इसके आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु क्यू नॉट था पी, और इनके बीच की दूरी आर थी। इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये बिंदु है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आज हम बात करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और हम बात करेंगे कि उस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव जो होगा उससे ब्रह्मांड में किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तभी आपको ये समझ आएगा कि उसकी अक्षीय स्थिति क्या होगी। उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि उसकी निरक्षीय स्थिति क्या होगी, या फिर ब्रह्मांड में कोई भी पॉइंट होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग भी लगा सकते हो, वैद्युत 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 द्विध्रुव, इसको कह सकते हो आप लोग इलेक्ट्रो डाइपोल। मतलब आपको यही समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डाइपोल होगा जो किसका होगा, चार्ज का होगा। तो आप ये समझो कि एक दो द्विध्रुव होता है, मतलब एक पर अगर हम मान लेते हैं क्यू आवेश है तो दूसरे पर भी कैसा आवेश है, क्यू ही आवेश है। मतलब ये जो ये पोल है, इसके एक सिरे पर जितना आवेश है उसी के दूसरे सिरे पर उतना ही आवेश होना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना है कि एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए, या फिर ये माइनस होना चाहिए तो ये प्लस होना चाहिए। मतलब एक माइनस होना चाहिए तो दूसरा प्लस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्लस आवेश होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, उस पर जो एक पर प्लस आवेश होगा दूसरे पर माइनस होगा, वो सिर्फ ये बताता है कि दोनों पर विपरीत आवेश है। एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस, मतलब एक पर अगर प्रोटॉन होगा तो दूसरे पर इलेक्ट्रॉन होगा। और ये चार्ज इस पर हो सकता है, इस पर भी कर सकते हो आप, इस पर भी कर सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसा ही हो। जैसे आप समझो कि ये मार्कर है, मार्कर को ये वाला पॉइंट मान लो प्लस क्यू आवेश है और इस पर मान लो माइनस क्यू आवेश है। अब ये इस पॉइंट से, इसके सेंटर से इसको ऐसे घुमा सकते हो। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है एक ऐसे समझो निकाय होता है जिस पर दो आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं और उनके जो चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब एक माइनस होता है दूसरा प्लस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो आप ये समझोगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो एक निकाय होता है जिस पर दो परिमाण में समान जो इनका परिमाण है समान है तथा जो चिन्ह है वो क्या है, अलग अलग है। तो आपको इसकी परिभाषा ऐसे पढ़नी है कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर होते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। फिर से बता रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जो ये वैद्युत द्विध्रुव हमने कहा, ये पॉइंट ए है, मान लो इस पर माइनस क्यू है, बी पॉइंट है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और ये इसका मध्य बिंदु जो सेंटर होता है उसको हम लोग ओ मानते हैं। और इनके बीच की दूरी जो मान लेते हैं एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है। तो ए से और बी की जो बीच की दूरी वो कितनी हो जाती है, 2l हो जाती है। तो आप ये समझोगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उनमें जो दोनों सिरे होते हैं, दोनों जैसे ए और बी है, इनके बीच की दूरी 2l होती है, और कहीं कहीं पर इसी को d भी लिखा जाता है। तो हम d नहीं लिखते हैं, हम उसको 2l लिखते हैं। ध्यान देना कि 2l जो है आधी दूरी l इसकी और आधी दूरी l इसकी है, इसलिए a और b के बीच की दूरी हो गई है 2l। और a पर है माइनस क्यू आवेश और b पर है प्लस क्यू आवेश, ये आपको ध्यान रखना है। आगे वैद्युत द्विध्रुव के डेफिनेशन आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लोगे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें जो विपरीत तथा समान आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आगे हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की।
ये एक छोटा सा टॉपिक होता है जिससे आपको ये समझ आया कि वैद्युत द्विध्रुव। आगे हम बात करते हैं इसके घूर्णन की कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आप हेडिंग डालोगे, आगे इसकी हेडिंग जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मतलब ये कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, हमने माना कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके सेंटर जो ये ओ दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, जो ये घूमने की प्रक्रिया होती है, ये समझ लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और जो ये पी होता है, पी बराबर होता है इनके बीच की दूरी, मतलब 2l हो गया, और इन दोनों में से कोई भी एक आवेश, चाहे माइनस क्यू ले लो चाहे प्लस क्यू ले लो, तो पी जो होता है ये आवेश क्यू और इनके बीच की दूरी 2l, इनका जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन होगी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। इससे सिर्फ इतना बताया गया है कि इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। लेकिन आपको इसको अगर समझना है तो ये से समझोगे कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो आघूर्ण कर रहा है, घूम रहा है, यही क्या कहलाता है, P कहलाता है। और इस मात्रा में घूम रहा होगा 2QL में, जो आवेश होगा उनके बीच की दूरी होगी वो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे जो आपको ध्यान देना ये है कि कभी जैसे आप लोग सवाल लगाओगे, सवाल में क्या होता है कि ऐसे क्यू का मान रखोगे, मान लो -4 माइक्रोफैरड, -4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम रखते हैं हम लोग, माइक्रोकूलम, और इसका +4 माइक्रोकूलम। क्या होता है अगर इनके बीच की दूरी हम मान लो ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर के बीच की दूरी में हम लोग मान लेते हैं 0.2 मीटर की दूरी है, ऐसे मान लेते हैं नंबर। एक पर है -4 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है +4 माइक्रोकूलम, और इसके बीच की दूरी क्या है, 0.2 है। जब हम इस पर सवाल लगाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस एल के स्थान पर 0.2 नहीं रखना है और 2 से गुणा नहीं करवाना है। 0.2 का मतलब ही 2l है, जहां बच्चे गलती ये करते हैं कि l के ही स्थान पर 0.2 रख के और 2 से गुणा करा देते हैं। तो जैसे इसको हम सवाल करेंगे तो P बराबर यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, Q का मान रखना है, चाहे 4 लिखो चाहे -4 लिखो, -4 लिखोगे तो माइनस आएगा, +4 लिखोगे तो ये P प्लस में आएगा। और ये Q इंटू 2l है, जो ये 2l है, ध्यान रखना ये पूरा 0.2 का मान है, तो यहाँ पर हो गया 0.2, ये हो गया 0.428। तो P बराबर क्या हुआ 0.8, Q का मात्रक होगा कूलम, कूलम और L मतलब दूरी का मात्रक होगा मीटर। तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, कूलम मीटर। ध्यान ये रखना है कि इसकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, दिशा होती है, तो आप समझ लेना P जो है वो एक सदिश राशि है। P कैसी राशि है, सदिश राशि है। और जो P सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो जो P की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, मतलब जो ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, अभी से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव से आपको ये समझ आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो घटना होती है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसमें हो रहा होता है। आगे हम बात करते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, और बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसके आगे हम शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ आ गया होगा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ आ गया होगा। आगे आपको ये समझना कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही आपको समझना है। तो आप समझोगे कैसे, तो सबसे पहले आप एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओगे और उसके भी पहले हेडिंग डालोगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपको पढ़ना है। तो जो जो आप इसमें लिखे हो सभी को आपको बनाना है, एक फिगर ड्रॉ करना है और उसी के बारे में पढ़ना है। सभी डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, प्लस डायरेक्शन में होगा कि माइनस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर में आपको यही समझना होता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, जिससे आपको जो परिणामी तीव्रता होती है वो निकालने में आसानी होती है। तो समझना, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान रखना है किसी मतलब कोई भी वैद्युत द्विध्रुव, उसी के कारण निकालना है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखना, निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किस स्थिति में निकालना है, उसकी अच्छी स्थिति में निकालना है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इतना, ये ए हो गया और ये पी हो गया, और इसका ये मध्य बिंदु जो हो गया वो ओ हो गया। ये वैद्युत द्विध्रुव हम मान लेते हैं जो बना हुआ, तो वैद्युत द्विध्रुव ये है, ए पर है मान लो माइनस क्यू आवेश है, और बी पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और ओ से ध्यान रखना आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर हम मानते हैं पी, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये वैद्युत द्विध्रुव आगुण नहीं है, ये पी एक पॉइंट मानते हैं जिस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये समझना है कि ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति मतलब या तो इसके इस डायरेक्शन में या तो इसके इस डायरेक्शन में, इसी की अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ये नहीं कह सकते कि आर इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, वो आपके फार्मूले में आएगा जिससे आपको पता चलेगा आर कहाँ पर है और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा। तो इसका मध्य बिंदु ओ हो गया, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आगे जो ए और बी के बीच की दूरी है वो 2l है, तो हम समझ सकते हैं इतना l हो गया और इतना क्या हो गया, l हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी 2l है, तो हम आधा आधा कर देते हैं तो इनके बीच की दूरी l हुआ और ओ से बी के बीच की दूरी l हुआ। दूसरी बात हम ये भी मानते हैं कि जो P है उस पर हम एक आवेश काल्पनिक चार्ज मानते थे, पहले से ही मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे, तो उसका जो मान है वो Q0 है। हमने कल बताया था Q0 एक काल्पनिक चार्ज है जो प्लस आवेश होता है, माना जाता है कि इस पर प्लस आवेश है। तो ये ध्यान रखना है जब ये इसके पास आएगा, जो ये Q0 आवेश है, ध्यान से समझना सभी लोग, जो ये Q0 है इसके पास आएगा तो ये एक बार B इस पर कुछ इफेक्ट डालेगा, एक बार इस पर A इफेक्ट डालेगा, तो एक बार B इस पर इफेक्ट डालेगा, दूसरी बार A इस पर इफेक्ट डालेगा, और हमको ये देखना है अलग अलग बार दोनों पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है मतलब B बिंदु पर, और एक माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी लिखोगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E1, प्लस क्यू के कारण प्लस ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वही हमको यहाँ पर निकालना है। तो आप ये समझे थे कि अगर हमको 2 पॉइंट है, इसके लिए हमको P पर निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कल की वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट P पर, जैसे यहाँ पर अगर Q है, यहाँ पर Q0 है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल आई थी E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये कल आया था। तो हमको क्या करना है, ये ऐसा समझ लो कि अगर B पॉइंट की हम बात करते हैं तो इतना समझ लो गायब है, ये एक पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट पे जो P बिंदु है यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या करना है, प्लस क्यू के कारण निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4πε0। ध्यान देना क्यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू है तो क्यू लिख देते हैं हम लोग, और आर का मान ध्यान देना। देखो पिछली बार क्या था कि क्यू से पी की दूरी आर थी, इसलिए यहाँ पर आर लिख उठा था। अब की बार क्या है कि यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर नहीं है, वो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है,
तो हम पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु से पी की जो दूरी है, देखो पूरी दूरी होगी r, इतनी दूरी घट गई -l, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, r - l हो गई। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, r - l का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए E1 की डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर इतना। अब हम बात करते हैं अगर -q के कारण, तो माइनस है, इसके कारण क्या होगा, बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी वो देखना है। वो हो जाएगा, हम मान लेते हैं E2 है, इसको मान लेते हैं जो बिंदु 1 पर जो -q आवेश है, इस पर P पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम मान लेते हैं E2, और E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 और Q बटा, यहाँ पर भी आवेश Q ही है, और Q बटा इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। अब की बार देखो, इसको हम की बार बिंदु A से ले रहे हैं, ऐसे समझो ये गायब है, R की दूरी यहाँ तक है, अब इसमें L जोड़ देंगे, तो जैसे यहाँ पर R - L घटाया गया था, अब की बार यहाँ पर R + L जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब जैसे अगर इस बिंदु से निकालेंगे तो R - L हो जाएगा, इस बिंदु से निकालेंगे तो R + L हो जाएगा। तो पहले वाला बिंदु B है, इसलिए R - L हुआ यहाँ पर, और दूसरे वाला जो बिंदु A है, इस पर R + L हुआ है। सेम कंडीशन, किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कल पढ़ाया गया था उसी की वजह से ऐसे हुआ है। अब तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये -q है, ये +q है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर हो जाएगी, E2। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि ना तो आपको E1 निकालना है और ना ही आपको E2 निकालना है। आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। समझ गए, मतलब ना तो आपको E1 निकालना है, ना तो आपको E2 निकालना है, आपको E निकालना है। आपको E1 और E2 की वैल्यू पता चल गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको बना लोगे। आगे क्या करना है देखो, अब निकालना है परिणामी तीव्रता, मतलब हमको कुल तीव्रता चाहिए ना, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता का मतलब हमको ना तो इधर चाहिए ना तो इधर, हमको एग्जैक्ट पॉइंट E पर चाहिए होता है, और E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये देखना ध्यान से। तो जैसे हम मानते हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E नेट मानते हैं, इसको हम E एक्सिस मान लेते हैं, चलो एक्सिस मान लेते हैं, या अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो क्या होगा कि E1 हो गया, ये हो गया E1, ठीक है, इस डायरेक्शन में E1 है, प्लस दूसरा क्या है, इसके विपरीत डायरेक्शन में है, तो इसको हम -E1 मान लेते हैं, -E2 मान लेते हैं। देखो ध्यान से, हमको दोनों को जोड़ना है, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, दूसरे के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले की E1 दूसरे की E2, और दोनों को हमको जोड़ना था। ध्यान से आप देखोगे कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, पहले की डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर, तो ये हो गया E1 प्लस -E2। अब हम जिसको माइनस का प्लस में गुणा होगा आप सभी जानते हो, जो E एक्सिस आया वो हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब आपको ये समझना है कि एक बार हम E1 का मान रखेंगे, एक बार E2 का मान रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो हमको बस इतना ही करना है, जो E1 का मान है और जो E2 का मान है, इसको हमको यहाँ पर जोड़ देना है। तो जो E एक्सिस है, E अच्छी स्थिति जो निकालेंगे या E नेट निकालेंगे, अब पहली बार हम E1 का मान रखते हैं, तो हो गया 1/4 पाई ε0। देखना ध्यान से, E1 का मान रख रहे हैं 1/4 पाई ε0, आगे Q बटा R - L का स्क्वायर। E1 का मान पक्की बार है, यहाँ पर माइनस, यहाँ देखो माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा क्या हुआ, माइनस हुआ, यहाँ पर हो गया माइनस। आगे हम E2 का मान रखते हैं, E2 का मान हो 1/4 पाई ε0 और Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। बस दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पर R - L है और यहाँ पर क्या है, R प्लस L है। दोनों को जब इसके ये वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा E एक्सिस का मान। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, से भी देखते हैं साथ साथ, इसकी बात करते हैं E एक्सिस। आगे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों में Q है, दोनों में वो 4 पाई ε0 है, कॉमन लो, तो हो गया Q बटा 4 पाई ε0। समझ आ रहा होगा, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, Q और Q कॉमन लिया Q हुआ,
नीचे जो दोनों में 4πε0 है, दोनों में से कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बच रहा है 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर बच रहा है। मतलब इसमें क्या बच रहा है, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब हमको इसी को सॉल्व करके इसमें गुणा करा देना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी अच्छी स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। हो गया Q/4πε0। इसको सॉल्व करते देखो, इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालो या तो हम कह देते हैं इसको और इसको गुणा करो। देखो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। आप लोग ये जानते हो कि जो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, जो दोनों का गुणनफल होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पर मान लो r है, इसका स्क्वायर, b के स्थान पर समझ लो l है तो इसका स्क्वायर, और दोनों पर होल स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर। समझ आ रहा होगा। अगर इन दोनों का होल स्क्वायर मोल स्क्वायर कर दे रहे हैं, a माइनस बी और a प्लस बी है तो हम लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a को हम r मान लेते हैं, b को हम l मान लेते हैं। आगे इसका गुणा एक में कराते हैं और इसका गुणा एक में कराते हैं। जब इसका गुणा हम एक में कराएंगे तो हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बस वैसे ही लिख दिया गया है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा Q/4πε0। इसको सॉल्व करो, हो गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर होगा तो माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर और माइनस 2rl जो है वो हो जाएगा माइनस की वजह से प्लस। यहाँ पर हो गया प्लस 2rl और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस बच रहा है ऊपर 4rl। तो आगे हम लिखते हैं Q/4πε0। इधर सही चल रहा है। Q/4πε0। आगे यहाँ पर बच रहा है 4rl बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस आपका आंसर सीधा आता है। इसके बाद की एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर क्या करना है कि जो r है, r की लेंथ इतनी ज़्यादा है, l को हमने कहा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव तभी होता है जब इनके बीच की दूरी कम होती है। मतलब जो r की वैल्यू है वो ज़्यादा है इससे l से। r की जो वैल्यू है मोर ग्रेटर देन l, इसलिए हम l को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं या नगण्य मान लेते हैं। मतलब एक जैसे पॉइंट में होता है, बहुत कम होता है और उसमें से भी घटाया जा रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने पर इस पर देखो क्या आता है, Q/1/4πε0। आगे यहाँ पर दो खंड में तोड़ते हैं, 2 गुणे 2l इंटू 2 इंटू Q इंटू R। मतलब इस 4r इंटू Q को हम लिख दिए हैं 2 गुणे 2l। इस 4l जो लिखा गया यहाँ पर 2 गुणे 2l में तोड़े हैं, यहाँ पर एक r है और यहाँ पर Q है, और बट्टे में जो लिखा गया है वो है r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ऐसे कर सकते, क्योंकि हमने l को छोड़ दिया है, जब इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा r की पावर 4 और ये हो गया r की पावर 4 को हम लिख दिए हैं r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। अब इसको इसलिए किया गया चूंकि r इज ग्रेटर देन l और l को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, बस इसका मान रखना है। देखो r से ये वाला r कट गया, यहाँ पर एक r बचा, ये r स्क्वायर हो गया r की पावर 3, ऊपर बचा 2ql, इसका मान जो हो गया 2ql का मान p हो गया। आगे हम जो बात करते हैं, यहाँ तो दिखा दे रहा है ना, E बराबर 1/4πε0 2l, देखो 2ql जो ये मान हो गया ये p हो गया, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। यहाँ पर एक 2 और है, हो गया 2p, और बट्टे में क्या बच रहा है r स्क्वायर इंटू r, ये हो गया r का क्यूब। जो E एक्सिस आया, जो E एक्सिस आया या वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, वो आया है E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको ये समझ आया होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अच्छे स्थिति में निकल कर आए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे स्थिति में आई, कहां पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। जो ये वैद्युत द्विध्रुव था इसके कारण जो ये बिंदु P है इस पर ध्यान समझना सभी लोग, जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अच्छी स्थिति में बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो है E बराबर 1/4 2P/r2। इसमें दो काम करना था। सबसे पहले इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 निकल कर आई है इसको, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है इसको E2, दोनों को हमको मान रखना है अलग अलग मान, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और ये r माइनस एल हो गया क्योंकि दूरी सभी O से ली जा रही है, और A है वहां से दूरी r प्लस एल को ली जा रही है। तो ये आपका अच्छे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। यह करना क्या था, E1 का मान ये निकाले हो, E2 का मान ये निकाले हो, परिणामी में दोनों को जोड़ दिए हो। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो आप समझते हो कि जो वेक्टर फॉर्म होता है अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस कर दोगे, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो एक प्लस एक माइनस कर दोगे। तो उसमें भी E1 इधर जा रहा है E2 इधर जा रहा है, तो हम लोग E1 में से E2 को निकाल दिए, मतलब E1 प्लस माइनस E2, क्योंकि इधर आप जा रहे थे ये जो E2 है इसके विपरीत डायरेक्शन में चला गया, इसलिए जो E एक्सिस है वो E1 माइनस E2 हो गया है। आगे जो E एक्सिस पर है 1/4 आप ये जानते हो कि E1 का मान है, आप ये जानते हो E2 का मान है, इसमें से इतना कॉमन लिया गया है। ये जो वैल्यू आई है इन कॉमन लेने के बाद आई है, इन्हीं को सॉल्व करके हम E एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, E बराबर 1/4 2P/r3। तो ये आपका पूरा जो बना है ये बना है या ये बताया गया है इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और हम अगली वीडियो में बताएंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, आज अच्छी स्थिति में ये आया और कल आपको ये बताया जाएगा कि इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और ये बताया जाएगा निरक्षीय स्थिति क्या होती है। और सभी लोग वीडियो को देखो और जो भी हो अपने कमेंट में बताओ।